Welcome back to the Smart Box. We will be watching our 7th chapter, that is variation of class 8. This is a part 1 of this video. So let's start. There are two types of variation which we are going to study in this chapter, that is direct and inverse variation. Okay, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन में होता क्या है। पहले होता है डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट में हमको क्या करना होता है। डायरेक्ट के अंदर एक चीज़ होती है कि कोई भी चीज़ जो दो चीज़ें कनेक्टेड हो एक दूसरे से, उसके अंदर क्या होता है, जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी क्या होती है, बढ़ती है। और अगर एक चीज़ कम होगी तो उससे कनेक्टेड जो दूसरी चीज़ है वो भी क्या होगी, कम होगी। दैट इज़ कॉल्ड एज डायरेक्ट। इसका मैं एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ कि जितना ज़्यादा टाइम आप क्या करोगे, पढ़ाई करोगे, उतना ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है, यानी ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने ज़्यादा पढ़ाई की, ज़्यादा देर तक आप बैठे और आपके कम मार्क्स आने लग गए। ठीक है, और जितना टाइम आप कम पढ़ाई करोगे उतने मार्क्स आपके कम आएंगे, है ना। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यानी कभी भी एक चीज़ बढ़ेगी तो उसके साथ जो दूसरी चीज़ कनेक्टेड है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। दूसरा है इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, अब यहाँ पर भी अपन सेम एग्जांपल लेते हैं कि जितना टाइम आप पबजी खेलोगे उतना मार्क्स आपका क्या आएगा, कम आएगा, है ना। तो यहाँ पे जो दो चीज़ कनेक्टेड है वो क्या हो रही है, इन्वर्स हो रही है। यानी जितना टाइम आप पबजी खेलोगे, जितना ज़्यादा पबजी खेलोगे उतना मार्क्स क्या होगा, कम। और जितना कम टाइम पबजी खेलोगे उतना ज़्यादा आपका मार्क्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। तो दिस इज़ नथिंग बट योर इन्वर्स प्रोपोर्शन। कभी भी डायरेक्ट में क्या होता है, जो दो चीज़ें कनेक्टेड होती हैं वो एक बढ़ता है तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक कम होगा तो दूसरी भी कम होगी। जैसे आप शॉप पे जाओगे, ठीक है, 5 रुपीज़ का अगर एक चिप्स का पैकेट है तो आपको 5 रुपीज़ में एक चिप्स का पैकेट मिलेगा। आप पैसा बढ़ा दो, यानी आप अब उसको 50 रुपीज़ दो, तो चिप्स के पैकेट भी आपको कितने मिलेंगे, 10 मिलेंगे। आपको कम नहीं मिलेंगे बल्कि आपको ज़्यादा मिलेंगे, है ना। तो ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो आज के इसमें हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ने वाले हैं। अब इसके अंदर ना एक ऐसी साइन होती है, इसे हम कैसे रीड करेंगे, x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। इसको हम कैसे रीड करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना कि x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। इसको हम क्या करेंगे, ऐसा रीड करेंगे, इसको याद रखना, ठीक है। x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, अब ये जो साइन है ना, ये जो अल्फ़ा है, इसे अल्फ़ा कहते हैं हम। अल्फ़ा की साइन जो है ये सेम ही रहेगी, चाहे आप डायरेक्ट में पढ़ रहे हो या फिर इनडायरेक्ट में, दोनों में ये चीज़ क्या होगी, सेम ही होगी। बस डायरेक्ट में क्या होता है ना, डायरेक्ट में दोनों आमने सामने होते हैं, x भी ऊपर है, y भी ऊपर ही रहेगा। ठीक है, दैट इज़ नथिंग बट योर x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, अब यहाँ पे सीन क्या होता है, देखो, x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y लिखने के बाद जब हम कोई भी फॉर्मूला बनाते हैं ना, तो उसके अंदर हमारे पास अल्फ़ा की साइन नहीं होती है, हमारे पास होती है इज़ इक्वल टू की साइन। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, x इज़ इक्वल टू y। लेकिन जब हमने ये अल्फ़ा की साइन हटाई है ना, तो हम यहाँ पे बीच में क्या डालते हैं, एक k डालते हैं। क्या डालते हैं, k। ठीक है, वो k को हम कहते हैं कांस्टेंट। तो कोई भी सम में हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, कांस्टेंट फाइंड करना है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अपना सम स्टार्ट करेंगे। तो आओ देखते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 7.1 में क्या है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सिंबल ऑफ वेरिएशन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, सरकमफ्रेंस c ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। ठीक है, तो हमको बोला हुआ है कि सरकमफ्रेंस किससे डिनोट करना है, c से डिनोट करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, c। ठीक है, c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। इसका मतलब क्या है कि जैसे रेडियस आप बढ़ाओगे, सर्कल का रेडियस आप बढ़ाओगे तो सरकमफ्रेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये बोलना चाहता है ना, और ये बात सच है ना। जैसे जैसे रेडियस बढ़ाओगे वैसे वैसे सरकमफ्रेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं, कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल L लीटर्स में रहता है। कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल
इन अ कार डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार डी आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब क्या है कि जितना आप ज़्यादा गाड़ी चलाओगे, जितना डिस्टेंस दूर तक आप गाड़ी चलाओगे, उतना ज़्यादा आपका पेट्रोल क्या होगा, यूज़ होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे हम, L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, यानी लीटर, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार और बाइक। बस आपको सिर्फ ये सिंबल में लिखने बोला था, आपने सिंबल में लिख लिया, बात खत्म हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या है, टेबल है। टेबल जो है ना हमको सॉल्व करना है। मैं ये वाला और ये वाला आपको करके बताऊंगा, ये वाला आपको खुद होमवर्क में करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला मैं आपको करके बताता हूँ कि इसको स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एप्पल्स और कॉस्ट ऑफ एप्पल। एक एप्पल जो है वो कितने रुपए का है, 8 रुपये का। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एप्पल्स को हमने क्या ले लिया है, x, और नंबर कॉस्ट ऑफ एप्पल्स को हमने क्या ले लिया है, y। तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। आपको ये तो पता होना चाहिए कि जब आप नंबर ऑफ एप्पल्स बढ़ाओगे तो आपको पैसे भी क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ये हमारा क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म होगा, x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x इज़ इक्वल टू के वाई, है ना। जब प्रोपोर्शनल की साइन हटेगी तो आएगा इज इक्वल टू और आएगा के। ठीक है, मेन चीज़ जो हमको यहाँ पे फाइंड करनी है ना, वो है के की वैल्यू। के की वैल्यू आप फाइंड करेंगे और पूरे सम में के की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो अब क्या करेंगे, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमको, 1 दिया हुआ है, 1 इज इक्वल टू के हमको पता नहीं है, और y का वैल्यू कितना है, 8। अब 8 और k ये जो आपस में हो रहा है ना, ये हो रहा है मल्टीप्लाई, याद रखो। तो 8 अगर k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 8 उधर जाके क्या होगा, डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1/8। तो k का वैल्यू हमको क्या आया, 1/8 आया। ओके, तो k का वैल्यू अगर हमें 1/8 आ गया है, ठीक है, k का वैल्यू हमको आ गया है 1/8। अब पूरे सम में याद रखो, आप होमवर्क भी करोगे, ये वाला सम होमवर्क भी करोगे, तो आपको k का वैल्यू 1/8 ही लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम 56 रुपीज़ दे रहे हैं, 56 रुपीज़ हम दे रहे हैं, तो हमको कितना एप्पल आएगा, ये हमको अब फाइंड करना है। ठीक है, तो अब जो फॉर्मूला बन रहा है दैट इज़ x इज इक्वल टू के वाई। ये वाले फॉर्मूला में ये चीज़ जो है मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। अब ये वाले फॉर्मूला में हमको x की वैल्यू जो है ना नहीं पता है, यहाँ पे देखो लिखा है ना x, ये x की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो ये हम एज इट इज़ लिखेंगे। k की वैल्यू हमको पता है, हमने फाइंड की बहुत मेहनत से, तो 1/8 मल्टीप्लाई बाय y का वैल्यू हमको पता है दैट इज़ 56 हमको दिया हुआ है। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो रहा है, तो 8 1 ज़ा 8, 7 ज़ा 56, तो x का वैल्यू कितना आया, 7। सिंपल। तो यहाँ पर हमारा जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 7 आएगा। यानी 56 रुपीज़ में आपको कितने एप्पल मिलेंगे, 7 एप्पल्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सम मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि अगर आपको 12 एप्पल खरीदने तो आपको पैसा कितना देना पड़ेगा, है ना। तो वापस से यही सेम फॉर्मूला आएगा, x इज इक्वल टू के इंटू वाई, ये हमारा फॉर्मूला है। अब x कितना है, 12 हमको दिया हुआ है ना, यहाँ पे बोला हुआ है कि x क्या है, 12 है। k हमने फाइंड किए 1/8, वो का वही रहेगा। y हमको अब की बार नहीं पता है, तो हम y को क्या करेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे। तो y हमको नहीं पता था, हमने y को एज इट इज़ लिख दिया। अब क्या होगा, ये 8 जो है इससे डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू क्या आएगा, y। ओके, 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8, 96। y का वैल्यू आपको कितना आ गया, 96। यानी 12 एप्पल का कॉस्ट कितना होगा, 96 रुपीज़ होगा। ठीक है, दिस इज़ हाउ यू विल बी सॉल्विंग द सम। ये वाला सम आपको क्या करना है, होमवर्क करना है। यानी अगर कॉस्ट 160 है तो उसमें कितने एप्पल्स आएंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है इसके अंदर। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड सम, देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। इफ़ m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, हमको बोला हुआ है कि m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, n है। ठीक है, m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है अगर,
और m का वैल्यू है 154। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला बना लेते हैं, m इज इक्वल टू के इंटू एन बन जाएगा, है ना। इज इक्वल टू की साइन डालेंगे और k की साइन डाल देंगे। अब हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले k, उसके बाद ही हम अपना सम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। याद रखो, चाहे इन्वर्स हो या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो, जो चीज़ आपको सबसे पहले फाइंड करनी है वो है k की वैल्यू, दैट इज़ कॉन्स्टेंट की वैल्यू। ठीक है, तो m का वैल्यू हमको यहाँ पे कितना दिया हुआ है 154, लिख दो 154 इज इक्वल टू k हमको नहीं पता है, n कितना है मल्टीप्लाई बाय 7। अब ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 7 वहाँ जा कर के क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 154 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू k। 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, तो k का वैल्यू हमको कितना आया 22। देखो पिछले सम में हमको k का वैल्यू क्या आ रहा था, k का वैल्यू आ रहा था 1/8। अब हमको k का वैल्यू क्या आ रहा है, अब हमको k का वैल्यू आ रहा है 22। ठीक है, तो आपको k का वैल्यू जो है अपॉन में भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, डरने का नहीं। ठीक है, तो k का वैल्यू अब आ गया। अब क्या फाइंड करना है, देखो व्हेन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, अगर हमको m की फाइंड करना है वैल्यू, अगर हमारा n क्या है 14, पहले हमको n 7 दिया हुआ था ना, अब हमको क्या दिया हुआ है कि n का वैल्यू हो गया 14, तो n का वैल्यू कितना हो गया 14, k का वैल्यू हमने फाइंड किया 22, m का वैल्यू हमको नहीं पता है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आप वापस से लिखोगे, m इज़ इक्वल टू के इंटू एन। ठीक है, m का वैल्यू हमको नहीं पता है तो छोड़ दो, k का वैल्यू तो हमको पता है ना 22, मल्टीप्लाई बाय n का वैल्यू कितना है 14। तो इन दोनों को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई, और हमको m का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे छोटा सा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 क्रॉस 2 2 8 8 0 308, 308 जो है वो हमारा किसका रहेगा, m का वैल्यू रहेगा। दैट्स इट, यहाँ पे हमारा सम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। कोई भी चीज़ याद रखो, कोई भी सम आपको डायरेक्ट या इन्वर्स में करना है, आप सबसे पहले क्या करोगे, k का वैल्यू फाइंड करोगे। अगेन देयर इज़ अ टेबल, ये टेबल में मैं आपको k का वैल्यू फाइंड करके बता दूंगा, तीनों सम आपको खुद से करना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा 3 और ये हो जाएगा m इज़ इक्वल टू के इंटू एन। ठीक है, फिर क्या होगा 3, m का वैल्यू है, k का वैल्यू नहीं पता हमको, n का वैल्यू है 12। ये 3 और 12 क्या हो जाएंगे, डिवाइड, 3 1 ज़ा 3, 4 ज़ा, k का वैल्यू हमको आ जाएगा 1/4। अब k का वैल्यू जब 1/4 आया है तो एक सम करके बता देता हूँ मैं, यहाँ पे आपको देखना है। तो क्या है ये m का वैल्यू, m इज़ इक्वल टू के इंटू एन। ठीक है, तो m का वैल्यू 6.5 दिया हुआ है हमको, k का वैल्यू हमको पता है 1/4 है, n का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ये 4 इससे डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू n होगा। 4 5 ज़ा 20, 0 2 कैरी, 4 6 ज़ा 24, 22। ओके सॉरी, तो n का वैल्यू कितना आएगा हमको 220 आएगा। बात ख़त्म हो गई यहीं पे, सॉरी 22 आएगा, यहाँ पे पॉइंट भी आएगा, सॉरी पॉइंट है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पॉइंट भी आएगा। तो n का वैल्यू हमको कितना आया 22 आ गया, है ना। तो इस तरह से ये सम होगा, ये दो सम आपके होमवर्क रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ सम पे आ जाते हैं। फिफ्थ सम भी बहुत ही ज़्यादा आसान है क्या ये देख लेते हैं। y वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, y वेरीज, y जो है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ x के, यानी ऐसा स्क्वायर रूट ऑफ x के, है ना। स्क्वायर रूट हमको पता है, हमने पढ़ चुके हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ x हो गया। जब x का वैल्यू, व्हेन x इज 16, अब हमको x का वैल्यू दिया हुआ है अगर, तो x का वैल्यू अगर हमको 16 दिया हुआ है तो y का वैल्यू 24 है ना। जब दो चीज़ दी रहती है हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, k फाइंड करते हैं। तो इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं, y इज इक्वल टू के इंटू रूट ऑफ x, है ना। अब वैल्यूज पुट करो, y का वैल्यू कितना है 24 है, k नहीं पता, रूट ऑफ 16, रूट 16 कितना होता है, रूट 16 होता है 4, हमको पता है, मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 4 उधर जाके क्या होगा, डिवाइड, तो 4 1 ज़ा 4 6 ज़ा, तो k का वैल्यू कितना है अपने को 6 आ गया। ठीक है, तो k का वैल्यू यहाँ पे अपने को 6 आ गया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6, है ना। k का वैल्यू अब हमको 6 हो गया।
अब हमको क्या करना है, फाइंड द कांस्टेंट ऑफ द वेरिएशन, जो हमने फाइंड कर लिया है, एंड इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन। ये हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है और ये हमारा क्या है, कांस्टेंट। खत्म हो गया सम, सिर्फ आपको के का वैल्यू फाइंड करना था और कुछ भी नहीं फाइंड करना था। तो कांस्टेंट हमारा क्या होगा, 6 होगा, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फिफ्थ सम भी खत्म होता है। लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज द टोटल remuneration paid to laborers employed to harvest soyabean is directly variation with the number of laborers। जाहिर सी बात है कि आप लेबर्स को काम पे लगा रहे हो, ठीक है। एक लेबर को आप जो है 100 रुपये अगर दे रहे हो, सपोज फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 100 नहीं है, मैं आपको बस एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप एक लेबर को कितना रुपया दे रहे हो, 100 रुपया दे रहे हो, ठीक है। तो अगर आप 100 रुपया दोगे तो क्या होगा कि 4 लेबर रखोगे तो 400 देना पड़ेगा, 10 लेबर रखोगे तो 1000 रुपीज़ देना पड़ेगा। ओके, सो ये सारी चीज़ें हमको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको ही लेबरर्स को क्या करोगे, कम करोगे, तो आपको वैसे वैसे उनको क्या करना पड़ेगा, पैसा भी कम देना पड़ेगा। ये तो फैक्ट है ना। तो अब यहाँ पे करना क्या है, हमको ध्यान से देखो, हमको करना ये चीज़ है कि हमको ये करना है, पढ़ना है क्वेश्चन ध्यान से कि क्या लिखा हुआ है, इफ़ रीम्यूनरेशन ऑफ 4 लेबरर्स इज़ 1000, यानी उनको आप अगर काम पे रखोगे 4 लेबर को, तो आपको कितना देना पड़ेगा, 1000 रुपीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखोगे, नंबर ऑफ लेबर्स बी एक्स, नंबर ऑफ लेबरर्स बी एक्स, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ लेबरर्स बी वाई। कॉस्ट लिखो या रीम्यूनरेशन लिखो, दोनों एक ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हमको पता है कि भाई दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो x इज इक्वल टू के इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लेबरर कितने हैं, 4 लेबरर है 4, और उनका पैसा कितना लग रहा है, 1000 रुपया। ओके, तो 4 इज इक्वल टू के इंटू क्या हो जाएगा, 1000। तो अब क्या होगा, सॉरी, ये के इधर ही रहेगा, ये 1000 इधर जा कर के डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी के की वैल्यू आ रही है, क्या आएगी, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 500 होगा 250। ठीक है, तो के का वैल्यू हमको क्या आया, 1/250 आया। ठीक है, ये हो गया हमारा के का वैल्यू। अब हमको फाइंड क्या करना है कि अगर 4 लेबर का 1000 रुपीज़ है तो 17 लेबर का कितना रहेगा। ठीक है, अब हमको क्या दिया हुआ है, अब हमको नंबर ऑफ़ लेबर्स दिया हुआ है 17, हमको वाई का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हमको के का वैल्यू पता है 1/250 है। ठीक है, तो क्या होगा, ये x इज इक्वल टू के इंटू वाई, एक्स का वैल्यू 17 है, के का वैल्यू है 1/250, वाई का वैल्यू हमको पता नहीं है, ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 250 मल्टीप्लाई बाय 17, इधर मैं कर लेता हूँ, 250 मल्टीप्लाई बाय 17, 7 0 0, 7 35, 7 2 14, 17 क्रॉस 0 5 2 0 5 4 2 5 0। ठीक है, तो y का वैल्यू हमको कितना हो जाएगा, 4250। ठीक है, तो 17 लेबरर्स का जो हमारा रीम्यूनरेशन रहेगा वो कितना रहेगा, 4250 रुपीज़ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट वेरिएशंस का ख़त्म होता है। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।